राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार हुए ISIS के एजेंट जमील अहमद को आज ATS ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ATS की शुरुआती पूछताछ में जमील अहमद से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार हुए ISIS के एजेंट जमील अहमद को आज जयपुर ATS ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शुरुआती पूछताछ में ATS ने जो जानकारियां जमील अहमद से हासिल की हैं, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ISIS के लगातार संपर्क में रह रहा जमील अहमद जल्द ही ISIS में भर्ती होने वाला था और ISIS के जो लड़ाकू हैं उनके लगातार वो संपर्क में था। जानकारी में ये भी बात सामने आई है कि अपनी 2.25 लाख की महीने की जो उसको तनख्वाह मिलती थी, उसमें से वो तकरीबन 14 से 15% ISIS के खाते में भेजता था। ISIS के नेटवर्क को ध्वस्त करने के नजरिए से ATS की ये कार्रवाई अपने में बेहद अहम बताई जा रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री ने भी अपने महकमे की पीठ थपथपाई। शिक्षा विभाग ने भू रूपांतरण का नियम निकाला और उसके बाद से ही निजी विद्यालय इस विरोध में उतर चुके हैं। जागरूक निजी विद्यालय समिति की ओर से आज जयपुर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। शिक्षा विभाग ने 2016-17 की अस्थायी मान्यता के लिए निजी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए और उसके बाद से ही प्रदेश भर के निजी स्कूल इस आदेश के विरोध में उतर गए। आदेशों को वापस लेने के लिए कई बार शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। आखिरकार अब प्रदेश भर के करीब 4000 स्कूल आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं, जिसकी शुरुआत आज धरने से हुई। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें 2016 और 17 के सत्र समाप्ति से पहले निजी स्कूलों को भूमि रूपांतरण करवाना अनिवार्य होगा और यदि निजी स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो नए सत्र से उन स्कूलों की मान्यता स्वतः ही रद्द हो जाएगी। लेकिन निजी स्कूल इस आदेश के विरोध में उतर गए। जागरूक निजी विद्यालय समिति आंदोलन का बिगुल बजा चुकी है। आज विधानसभा के टी पॉइंट पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। समिति अध्यक्ष महेंद्र कुमार का कहना है कि भू रूपांतरण नियम 2012 में आया और 2012 से 2015 तक सभी स्कूलों को छूट दी गई, तो अब ये नियम लगाने की कहां से जरूरत पड़ी। तो वहीं धरने को लेकर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का कहना है कि शिक्षा विभाग ने आदेश निकाले थे, जिन स्कूलों ने पैसा जमा करा दिया है वह सक्षम अधिकारी के सामने रसीद जमा कराने सभी स्कूलों को छूट दी गई, तो अब ये नियम लगाने की कहां से जरूरत पड़ी। तो वहीं धरने को लेकर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का कहना है कि शिक्षा विभाग ने आदेश निकाले थे, जिन स्कूलों ने पैसा जमा करा दिया है वह सक्षम अधिकारी के सामने रसीद जमा कराने दे तो उनकी 1 साल की मान्यता मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश निकाला जिसमें 1 हेक्टेयर तक भूमि पर संचालित अस्पताल और निजी स्कूलों को भूमि रूपांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में इन स्कूलों की समस्या का समाधान अपने आप ही हो गया है। तो सरकार ऐसा दोगला व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रही है? हम जब 4000 एप्लीकेशन अप्रैल माह में हमने डाली है तो हमारे एप्लीकेशन इसने स्वीकार क्यों की है? जब इसने स्वीकार कर ली है तो फिर जुलाई माह में इसने हमारी जो डिग्री थी हमारी 26,000 रुपए की, वो हमें इसे रिन्यू क्यों करवाई? हमने इनको ऐसे भी कहा है कि आप हमारे 26,000 वापस दे दो। आपके अंदर ऐसा है कि हम मानता नहीं देंगे तो 26,000 वापस दे दो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चले इस धरने के बाद जहां निजी स्कूलों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा तो उसी के साथ चेतावनी भी दी कि यदि दिसंबर तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो दिसंबर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नोटबंदी का फैसला लिया गया काले धन पर लगाम लगाने के लिए। देश की जनता ने एक सुर में इससे अपना समर्थन दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपना कारोबार ही बना दिया। बैंक में करेंसी बदलने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसकी बाजार में बिक्री शुरू कर दी। 2 से 5 रुपए में कोटा में बेचा जा रहा है फॉर्म। 500 और 1000 के नोटों को बदलवाने के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा और ये बैंक से मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ये फॉर्म बैंक में नहीं बाहर दुकान पर बेचा जा रहा है। लोगों ने इस फॉर्म को भी अपना कारोबार व्यापार का हिस्सा बना दिया है। कोटा के कोन्हाड़ी इलाके में सेंट्रल बैंक के बाहर एक कियोस्क ई मित्र केंद्र पर इन फॉर्म को बेचा जा रहा है। किसी को 2 रुपए तो किसी को 5 रुपए में इस फॉर्म को दिया जा रहा है, जबकि बैंक प्रबंधन ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि ये फॉर्म बाहर नहीं मिल सकता। इसे बैंक प्रबंधन भी गंभीर मान रहा है। नहीं, मार्केट में सेल होना ही नहीं चाहिए सर, ये तो बैंक की चीज है, बैंक से ही प्रोवाइड करनी चाहिए और कर रहे हैं, हम बराबर कर रहे हैं। अगर बाहर से कोई मान लो लेके जाता है और वो भीड़ से बचने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं जीरोक्स करवा रहा है और वो पैसे देके आता है तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। भाई सर ऐसा है कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आते हैं
तो मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। आगे पीछे की जेरोक्स है, एक कॉपी आगे पीछे 4 रुपए, आगे और पीछे। एक फॉर्म लाया तो उसका 1 रुपया होकर इंक्लूडिंग 5 रुपए। किसी ने कहा भैया खुले नहीं है, 10 का नोट बराबर कर लो। इसकी 2 कॉपी करके एक फॉर्म की जेरोक्स जो वो ला रहे हैं उसकी करके 10 रुपए बराबर कर देता हूँ। खुले मेरे पास भी नहीं है, सुबह 6 बजे दुकान खोल रहा हूँ, इनके कहने पर यही आगे मेरी शटर बजाते हैं जितनी भी लाइन में खड़े हैं। तो सावधान रहिए इस तरह के काले कारोबारियों से जो कि गलत तरीके से बैंक के फॉर्म को बाजार में बेच रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपको बैंक में बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। पूरी तरह से इसका कोई भी चार्ज बैंक आपसे नहीं लेगा। नोटबंदी की नई गाइडलाइन का दिखा प्रदेश में मिला जुला असर। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने आज जारी की नई गाइडलाइन, लेकिन मनी एक्सचेंज की सीमा घटाने पर लोगों ने जताई थोड़ी नाराजगी। नई गाइडलाइन के जरिए सरकार ने साफ कर दिया कि जिस घर में शादी है वह परिवार एक सदस्य के अकाउंट के से एक साथ 2.5 लाख रुपए निकलवा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें बैंक में शादी का कार्ड ले जाना होगा। वहीं मंडी व्यापारी एक बार में 50,000 रुपए बैंक से ले सकेगा। इस पूरे मामले में जब हमने लोगों से बात की तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने। लोगों का कहना था कि किसान, व्यापारी और शादी वाले परिवारों को राहत देना अच्छी बात है, लेकिन एक्सचेंज की रकम घटाने को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ेगी। इस बात को लेकर लोगों ने थोड़ी नाराजगी भी जताई। इसके साथ ही एक्सचेंज मनी घटाने के नियम को बैंकों को शुक्रवार से लागू करना था, लेकिन मनी कम होने की वजह से या ट्रांजैक्शन का फ्लो कम होने की वजह से बैंकों ने आज ही से इस नियम को लागू कर दिया। इसको लेकर भी ग्राहक और बैंकों के बीच में तीखी तकरार भी कहीं कहीं देखी गई। उम्मीद ये थी कि 18 नवंबर से एटीएम से पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाकर तकरीबन 4,500 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन आज शशिकांत दास ने एक्सचेंज मनी की रकम को घटाकर सबको चौंका दिया। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन इस आत्मा में भी अब काले धन जैसी बुराइयां घर करने लगी हैं। नोटबंदी के बाद अब चुनाव से काले धन जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए इलेक्शन की स्टेट फंडिंग की बात होने लगी है। इस पर कांग्रेस और बीजेपी बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नोटबंदी के बाद अब इलेक्शन की स्टेट फंडिंग की बात चल रही है, यानी चुनाव लड़ो तो उसका पूरा खर्चा सरकार से लो और उसका हिसाब भी दो। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है और इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव जरूरी है, लेकिन चुनाव की सभाएं, रैलियों और दौरों में मोटा पैसा खर्च होता है और इसी में ब्लैक मनी यानी काले धन का इन्वेस्टमेंट होता है। काले धन को खत्म करने की दिशा में इलेक्शन की स्टेट फंडिंग की बात जब उठती है तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसकी पैरवी करते हुए नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस भी अशोक गहलोत के सुर में सुर मिलाती है। पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा का कहना है कि इलेक्शन की स्टेट फंडिंग काले धन को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है, लेकिन बीजेपी नेता इसके पक्ष में तो हैं, फिर भी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी अभी वेट एंड वॉच की ज्यादा दिख रही है। परिवहन और पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा पर काम करने के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में ही संगठन की तरफ से राय रखी जाएगी। उधर इलेक्शन की स्टेट फंडिंग के मामलों पर जानकारों का मानना है कि ये बात आदर्श रूप में तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना थोड़ा कठिन होगा। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी कहते हैं कि लोकतंत्र में तो जनता से वोट और नोट दोनों की भागीदारी ही ज्यादा प्रभावी होने के दावे नेताओं की तरफ से होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बाकायदा कमेटी बिठा रखी है, उसके सुझाव आएंगे और अब क्योंकि ये एक नीतिगत निर्णय है, मैं भी सरकार का पार्ट हूँ, इसलिए मैं अपनी अलग से कोई राय नहीं रख सकता। सबसे पहली आवश्यकता होगी स्टेट फंडिंग हो इलेक्शंस में, ताकि एक पारदर्शिता उसमें रहे और जिस प्रकार की अभी दावे किए जा रही है भारतीय जनता पार्टी कोई मिसयूज नहीं करती, लेकिन हम जानना चाहते हैं सोशल मीडिया पे इतना पैसा कहाँ से आया। चुनाव से काले धन को खत्म करने के लिए इलेक्शन की स्टेट फंडिंग अगर लागू होती है तो उससे पहले राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आम सहमति बनने के बिना ही इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो इसकी कामयाबी पर शुरुआत से ही शक होने लगेगा। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां नहीं मिल रही है। इधर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है, वो औपचारिकता बनता जा रहा है।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से मनाया जाने वाला दीक्षांत समारोह मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गत वर्ष हुए दीक्षांत समारोह में डिग्रियों के वितरण की स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन नई डिग्रियों के लिए वितरण की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 13 साल बाद दीक्षांत समारोह आयोजित कर डिग्री वितरण शुरू किया। वर्ष 2009 से 2014 तक 1,54,000 डिग्रियों की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी 2009 से 2011 तक की डिग्रियां प्रिंट होकर नहीं आई है, जिससे छात्र परेशान हैं। सर मैंने अप्लाई किया डिग्री के लिए, मुझे अभी तक डिग्री नहीं मिली है। 2014 से मैं चक्कर काट रहा हूँ सर, मुझे 2 दिन से फिर डिग्री नहीं दे रही है। हमने ये भी चाहा कि सबके फोटोग्राफ लगने चाहिए डिग्रियों के, तो उसमें थोड़ा हल्का विलंब है उस बल्क में जो वर्क पढ़ाना पड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय में 13 साल बाद दीक्षांत समारोह आयोजित शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद छात्र डिग्री के लिए भटक रहे हैं। हालांकि कुलपति ने कहा है कि डिग्रियां प्रिंट हो रही है और जल्द छात्रों को मिलेगी। 12 में 5 साल पूर्व 3 बेटियों की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का आज तक नहीं खुला राज। परिजनों ने ली सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट की शरण। 12 में 14 नवंबर 2011 की इस रात को 12 के लोग शायद ही कभी भुला पाए, जब 3 बेटियों की संदिग्ध अवस्था में एक साथ लाशें मिली और पूरा राज्य इस खबर से हिल गया। लेकिन हादसे को 5 साल से ज्यादा समय गुजर गया, राज्य में सरकार भी बदल गई, लेकिन इन 3 सहेलियों की मौत से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया और आज भी इनकी आत्महत्या हत्या रहस्य बनी हुई है। परिवार वालों की आंखों के आंसू भले ही सूख चुके, लेकिन मन भीतर से हादसे को याद करते रो पड़ता है। पुलिस इसे अपनी जाँच में सुसाइड मानकर ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, लेकिन तीनों के माँ बाप के गले ये बात नहीं उतर रही। 12 की जनता भी इस पूरे मामले से अभी भी हस्तप्रद है। मामले की तह तक पहुँचने के लिए चाहे उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई हो, लेकिन अब तक गार्गी अक्षिता ईसा की संदिग्ध मौत से पर्दा नहीं उठ पाया और परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की जाँच की मांग कर रहे हैं। नेताओं से गुहार लगा के न्याय की मांग करी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस समर्थित दोनों ही दलों के नेताओं के बच्चे होने के कारण इन दोनों ही दलों ने इन पीड़ितों पर ध्यान नहीं दिया और छोटे से नेता से लेकर और राष्ट्रपति तक इन्होंने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन न्याय अभी तक कहीं नहीं हो पाया है। आज भी मृतक छात्राओं के परिजन न्याय की आस लगाए बैठे हैं और न्यायालय पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि हत्या के आरोपी एक दिन सलाखों के पीछे होंगे। प्रदेश में कल से वोटर लिस्ट के रिव्यू का काम शुरू हो रहा है। इस संक्षिप्त पुनरीक्षण में प्रदेश में निर्वाचन के काम से जुड़े हुए सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर पाबंदी रहेगी। प्रदेश में कल से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर पाबंदी लग जाएगी। इसका कारण है वोटर लिस्ट का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। दरअसल निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल से संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है और इस कार्यक्रम के कारण ही ये पाबंदी लगाई गई है। अगर किसी का ट्रांसफर होना भी है तो वो निर्वाचन विभाग की स्पेशल परमिशन से ही हो सकता है। इससे पहले संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की और उन्हें पुख्ता तैयारियां करने के निर्देश दिए। अश्विनी भगत का कहना है कि 1 जनवरी 2017 को 18 साल की उम्र पूरा करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता है और अगर उसका नाम पहले से दर्ज है, उसमें कोई खामी है, तो उसको दुरुस्त भी करा सकता है। 1 जनवरी 2017 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि स्पेशल रिवीजन कार्यक्रम, स्पेशल समरी रिवीजन उनके द्वारा निर्धारित की गई है। लिस्ट रिव्यू के काम के साथ ही वोटर आईडी कार्ड के कलर्ड वर्जन बनना भी इस दौरान जारी रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि पहले से जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट वोटर आईडी कार्ड है, वो अगर अपना वोटर आईडी कार्ड कलर्ड फॉर्म में चाहते हैं तो वो ऑन पेमेंट ले सकते हैं, जबकि नए वोटर को पहले से ही विभाग कलर्ड वोटर आईडी कार्ड दे रहा है। बीकानेर के गोपेश्वर बस्ती में आज एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने दूसरे शख्स पर तेजाब डालकर उसे जला दिया। वहीं पूरे मामले के बाद घायल व्यक्ति को बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया।
बीकानेर के गोपेश्वर बस्ती में पड़ोसी में ऐसी रंजिश हुई कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया, जहां गणेश नाम के शख्स पर उसी के पड़ोसी बंसराज ने तेजाब से अटैक कर जान लेने का आरोप लगाया। दरअसल पिछले कई दिनों से गणेश सभी को परेशान कर रहा था। वहीं आज बंसराज के घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण गुस्साए बंसराज ने जब गणेश का सामना किया तो गणेश ने उस पर तेजाब डाल दिया। जहां घटना के बाद पीड़ित को हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुछ नशा करता है और उस हिसाब से माँ बाप वगैरह सब परेशान है उसके। और अभी 2 दिन पहले उसका भाई भी जेल गया था इसी मामले में, ऐसा कुछ मारपीट किसी के साथ करके। तो मेरे घर अभी रात को भी वो करके गया, उस हिसाब से लोगों ने छुड़ा दिया और कर दिया, मेरे घर वालों ने छुड़ा दिया। अभी बेटा घर के अंदर आके वो कुछ औरतों पे हाथ डालने लगा। घर पे कोई नहीं थे, बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और उसमें से पैसे वगैरह गहने और छीना झपटी करने लगा। फिर वहाँ से कोई लोगों ने ध्यान किया तो वो भाग गया। तेजाब से झुलसे व्यक्ति की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। शिवसेना के कार्यक्रम में हंगामा, बालासाहब ठाकरे पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा युवक को महंगा, कार्यकर्ताओं ने की माफी। जानकारी के अनुसार शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे की चौथी पुण्यतिथि को लेकर सूचना केंद्र चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का शिवसेना की ओर से आयोजन किया गया था। इस दौरान घनश्याम गुर्जर नामक युवक सड़क किनारे अपनी बाइक पर बैठकर कार्यक्रम देख रहा था। इसी दौरान शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस पर बालासाहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही देर में मारपीट के कारण शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सूचना केंद्र चौराहे पर युवक के साथ मारपीट की और कोतवाली थाने के बाहर जमकर गुंडागर्दी करते हुए युवक की बाइक में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के सामने घटित हुई पूरी घटना के बाद भी पुलिस इस मामले में सख्ती से कोई कदम नहीं उठा पाई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने युवक के साथ मारपीट कर उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की है। वहीं शिव सैनिकों की इस पूरी गुंडागर्दी में पुलिस का भी दुर्बल रवैया देखने को मिला। कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही युवक को पीटते रहे, लेकिन पर्याप्त जाब्ता नहीं होने के कारण पुलिस बेबस नजर आई। मजबूरन पुलिस को महिला कांस्टेबल के सहारे युवक की जान बचानी पड़ी। सूचना के चौराहा शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर सिटी कोतवाली व भीमगढ़ थाना स्थित है। भिलवाड़ा शहर प्रदेश में अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके बाद भी पुलिस ने शिवसेना के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, जिसके कारण मामूली सी बात मारपीट तक पहुंच गई और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने युवक की बाइक पर तोड़फोड़ करते हुए पहले भीमगढ़ थाना पहुंचे। उसके बाद थाना क्षेत्र कोतवाली होने के कारण बाइक को कोतवाली लेकर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में शिवसेना की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रही है। अकस्मात एक व्यक्ति जो कि नशे पते में स्थित था, वो आकर बाला साहब को अभद्र भाषा में गाली गलौज करने लगा और कई प्रकार की अनर्गल बातें उसने जोर जोर से चिल्ला कर कही। शिवसेना के बाला साहब ठाकरे का कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान कोई घनश्याम गुर्जर नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो इन कार्यकर्ताओं का इन्होंने रिपोर्ट दी है कि उसने बाला साहब को कोई गाली गलौज की और कार्यकर्ता के साथ मारपीट की। उसके ऊपर वहाँ पुलिस मौजूद थी और घनश्याम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। शिव सैनिकों की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बारा के अरडान गांव में विद्युत ग्रिड स्टेशन के बाहर चाय की दुकान लगाने वाले युवक की आधा दर्जन से अधिक लोगों ने की पीट कर हत्या। बारा के अटरू थाना क्षेत्र के NH 90 पर अरडान गांव के पास विद्युत ग्रिड स्टेशन पर रात्रि को मूरला बिसोती गांव से विद्युत चालू कराने आधा दर्जन से अधिक लोग आए, लेकिन मौके पर विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी नहीं मिला और ग्रिड के बाहर चाय की दुकान लगाने वाले गोविंद नागर से विद्युत कर्मचारी की जानकारी लेने लगे। जानकारी नहीं देने पर इन आधा दर्जन से अधिक लोगों ने गोविंद नागर पर ताबड़तोड़ मारपीट कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। बाद में परिजन गोविंद नागर को गंभीर हालत में 12 जिला चिकित्सालय लाए, जहां घायल ने दम तोड़ दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वहीं पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। नागर की अरडान GSS के पास 6-7 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। डेड बॉडी मोर्चरी में रखवाया गया है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वो लाइट की बात को लेकर है कि लाइट इस गाँव में कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, इस बात को लेकर कुछ लड़ना हुई है। कारण तो ये है कि वहाँ चाय के होटल लगाते हैं और थोड़ी देर लाइट वाइट चली गई होगी। ये बोल रहे थे कि
तो क्या करते हैं यहाँ पे लाइट लगा, नहीं तो हमारी वैसे कुछ ऐसे लाइट का मामला। पुलिस ने हत्या के आरोप में आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के चिड़ियावसा गांव में देर रात को ट्रक और 108 एम्बुलेंस की हुई भिड़ंत। एम्बुलेंस पुल की सुरक्षा दीवार तोड़कर पलटी। हादसे में ग्रामीणों ने एम्बुलेंस में फंसे 3 घायलों को निकाला बाहर। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के चिड़ियावसा गांव में उदयपुर घायल को छोड़कर बांसवाड़ा लौट रही 108 एम्बुलेंस ट्रक की टक्कर से पलट गई, जिसमें चालक सहित 2 कार्मिक घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस पुल की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। बाद में ग्रामीणों ने एम्बुलेंस में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को एमजी चिकित्सालय में पहुंचाया गया। सदर थाना पुलिस अब फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है। वहीं यह हादसा इतना जबरदस्त था और गनीमत यह रही कि हादसे के पास विद्युत ट्रांसफर था, जिससे एम्बुलेंस नहीं टकराई, नहीं तो कितनों की जान भी जा सकती थी। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में अब शीघ्र ही अपराध की गतिविधियों पर लगेगा अंकुश। इसके लिए बीड़ा उठाया है मेड़ता सिटी की नगर पालिका ने। मेड़ता सिटी की नगर पालिका अब शीघ्र ही पूरे शहर को करने में जुटी है हाईटेक। हाईटेक के तहत पूरे शहर के मुख्य मार्गों पर लगाए जाएंगे हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी फुटेज, ताकि न केवल अपराध की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके बल्कि अपराधियों की धरपकड़ भी की जा सके। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में पिछले दिनों से बढ़ रही चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक वारदातों को लेकर नगर पालिका ने जनहित का मुद्दा अब अपने हाथ में लिया है। इसको लेकर जिला पुलिस के सहयोग से मेड़ता की नगर पालिका पूरे शहर के मुख्य मार्गों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद में जुट गई है। इसको लेकर मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन रुस्तम अली प्रिंस ने बताया कि नगर पालिका पूरे शहर में इस प्रकार के हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, ताकि न केवल अपराध की वारदातों को तीसरी आंख में कैद किया जा सके बल्कि विवादास्पद और अन्य वारदातों को लेकर उनके जो फुटेज है वे सीसीटीवी कैमरे में कैद किए जा सके। इसको लेकर मेड़ता की नगर पालिका ने संपूर्ण कागजी कार्रवाइयों को औपचारिकता को किया है पूरा। आए दिन अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसको देखते हुए मेड़ता नगर पालिका ने यह प्रयास किया कि मेड़ता में बहुत जल्दी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसके लिए मेड़ता नगर पालिका बोर्ड द्वारा करीब 35 लाख रुपए का सीसीटीवी कैमरे लगाने का मेड़ता नगर पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव लिया गया। ऐतिहासिक मीरा नगरी मेड़ता में हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लग जाने से न केवल अपराध की वारदातों को कैमरे में कैद किया जा सकेगा बल्कि अपराध के उस घटना चक्र में कौन कौन लोग शामिल रहे उसका भी चेहरा होगा बेनकाब। इसके लिए अब नगर पालिका इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। उदयपुर में कल से 3 दिवसीय लेक फेस्टिवल का होगा आगाज। शहर की प्रसिद्ध झीलों में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पर्यटन नगरी उदयपुर में 18 नवंबर से आयोजित होने वाले दूसरे लेक फेस्टिवल की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। शहर की नीली और खूबसूरत झीलों के इर्द गिर्द होने वाले इस फेस्टिवल में 3 दिन तक कई शानदार और मनमोहक कार्यक्रम होंगे, जिसमें अंधेरे में कम रोशनी में म्यूजिक के साथ अनूठा शो पर्यटकों की शाम को खास बनाएगा। इसके अलावा इस फेस्टिवल में वाटर स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, एडवेंचर स्पोर्ट्स सहित कई कार्यक्रम होंगे। फेस्टिवल का सबसे खास आकर्षण शेप्स ऑफ वाटर साउंड एंड लाइट शो, नाइट मैराथन और लाइव पेंटिंग कार्यक्रम रहेंगे। इस फेस्टिवल के सभी आयोजन फतेहसागर पाल, रणगौर घाट, पिछोला झील और राजीव गांधी पार्क पर होंगे। लेक फेस्टिवल को लेकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ सभी आयोजन समितियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। फेस्टिवल के तहत 3 दिन तक फतेहसागर की पाल पर ड्रैगन बोट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी, जिसमें देश भर के करीब 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं कैनोइंग, कोनोपोलो और कयाकिंग की ओपन चैंपियनशिप भी होगी, जिसमें लगभग 550 बच्चे भाग लेंगे। लेक फेस्टिवल का उद्घाटन होगा। इस बार की जो खासियत है वो है नेशनल चैंपियनशिप ड्रैगन बोट की, जो प्रथम बार राजस्थान में हो रही है। लेक फेस्टिवल के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष कदम उठाए हैं। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भी इस फेस्टिवल से जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं।